मेरा विचार आया कि मैं बने साहब के माध्यम से इस आपके सदन में जुड़ा हूं। बने साहब को बहुत बहुत साधुवाद। पतंजलि के किसान समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद। आप इस तरह का देश हित के काम में लगे हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, साथ ही अपने ऑर्गन को कब कैसे इस्तेमाल करें और क्या क्या ऑर्गन किस किस समय हमारे क्रिएटिव रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं, उसे समझने की जरूरत है। क्या हमारी परंपरा जो रही है, होली, दीपावली और रक्षाबंधन, क्या यह परंपरा हमारी सिर्फ और सिर्फ त्योहार थी, हमारा सिर्फ और सिर्फ धर्म था, या इसके पीछे छुपा हुआ राज जो स्वास्थ्य को लेकर के है ये था? आप में से सभी मित्र उत्साहित हैं मुझे सेवा देने का मौका जी, क्योंकि इसमें प्रश्न और उत्तर होने वाले हैं। आप सभी उपस्थित, सादर उपस्थित रहेंगे। हो सके तो पेन कलम या अपना माइंड जो है स्थिर रखें, व्यवस्थित रखें। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आज आप इस सदन में जुड़े हुए हैं, 70 से 80% रोग कैसे निकाले जाते हैं खुद केवल और केवल आज की कक्षा से जानेंगे। तो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें महोदय जी, आगे का सत्र में लूं। जी, स्वागत है आदरणीय महोदय। आज के चीफ गेस्ट महोदय, आपका स्वागत है। अगर परमिशन हो तो मैं प्रेजेंटेशन भी देना चाहूंगा। जी जी। बहुत ही सुंदर। जिस प्रकार की हमने सुना है, लिखित है, विदित है और शास्त्रीय है, हमारा जो शरीर पंच तत्व से बना है, पंच तत्व से संचालित होता है और पंच तत्व में ही विलीन होगा। तो यहां पर हमें समझ में आया कि पंच तत्व है कौन से। तो उसमें हमने देखा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अब इसको हम प्रश्नोत्तरी से हल करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार की मेरे हाथ में ये प्लास्टिक का एक खिलौना है, इस खिलौने की अगर मुझे मरम्मत करनी है तो इसको गर्म करके इसी प्लास्टिक से ही ये मरम्मत होगी, या दूसरा प्लास्टिक चिपकाऊंगा तो मरम्मत होगी। महोदय जी, ये सही मैं कह रहा हूं? जी जी। इसी प्रकार लोखंड की बनी वस्तु लोखंड से मरम्मत हो सकती है, प्लास्टिक की बनी वस्तु प्लास्टिक से मरम्मत हो सकती है, विभिन्न धातुओं से या विभिन्न परिणामों से बनी हुई वस्तु उसी के सानिध्य में या उसी से परिवर्तित हो सकती है, उसी से मॉडिफिकेशन हो सकता है, उसी से नवीनीकरण हो सकता है। तो क्या हमारा शरीर पैरासीटामोल से बना है, सीमेंट से बना है, इंजेक्शन से बना है, ऑपरेशन से बना है, या किसी भी अन्य अन्य प्रकार के कई इशारे आते हैं उससे बना है? वैज्ञानिक दृष्टि से हम जानते हैं विज्ञान आज बहुत आगे बढ़ चुका है, हम ये थोड़ा थोड़ा मानते हैं, लेकिन विज्ञान ये कहता है कि हमारा शरीर जो है 17 मिनरल्स यानी कि 17 विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह से बना हुआ है। और मजे की बात यह है कि 17 के 17 टैबलेट फॉर्म में हमारे पास हर मेडिकल पे उपलब्ध है, हर क्षेत्र में उपलब्ध है और बड़ी आसानी से उपलब्ध है। तो मैंने उस महानुभाव से पूछा कि ये 17 नहीं, मैं 17 के बजाय 34 गोली खाना चाहूंगा, लेकिन मैं अपनी श्रीमती जी को आज ही मना कर देता हूं, मेरी माता जी को आज ही मना कर देता हूं, मेरे को भोजन नहीं बनाना, मैं 17 की जगह 34 जो गोली है वो ले रहा हूं और मेरा काम बन जाएगा। आप मित्रों में से मुझे बताएं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं जी, विज्ञान की दृष्टि से 17 मिनरल्स हमारे शरीर में है और 17 की जगह मैं 34 ले रहा हूं और मुझे पता है मैं डबल ले रहा हूं, मैं 4 गुना भी लेने को तैयार हूं। क्या तब भी पॉसिबल है? जी नहीं। इससे ये साफ होता है कि हमारा शरीर जब उससे बना ही नहीं तो उससे आराम से रिपेयर हो नहीं सकता।
टेम्परेरी बेसिस पे हम किसी भी दुनिया से या कुछ भी कर लें, वो एक हमारा प्रारंभिक तत्व है। अब मैं चाहूंगा थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करने के लिए। स्क्रीन विजिबल हो रही है? हाँ, हो गया। जी। गोवर्धन गो विज्ञान संस्थान जो है, गो विज्ञान यानी कि गाय के आधारित चिकित्सा है और पंचतत्व आधारित चिकित्सा है। हमारा शरीर जिससे बना है, जिससे संचालित होता है, उसी में विलीन होगा। तो ये क्रियाएं हम जानते हैं अभी। ये अभी खाली है, आपके प्रश्न उत्तर से ही ये भरा जाएगा। चलिए, इस कार्यशाला में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। आज की कार्यशाला है सेल्फ ट्रीटमेंट। हम अपने आप का ट्रीटमेंट कैसे करें, ये मैंने पहले बता ही दिया था। जिससे बना है उसी से ये सत्य है, ये सभी जान रहे हैं। आइए हम विज्ञान की दृष्टि से देखें कि चार्ली डार्विन ने जो कहा है बंदर से मनुष्य बना है, क्या ये भी सत्य है? जी भाई साहब, जवाब चाहूंगा महोदय जी। विज्ञान के आधार पे हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि बंदर से मनुष्य बना, प्रगति हुई, धीरे धीरे पूंछ गई, धीरे धीरे कान, नाक, ऐसा ऐसा करके ऐसा शेप आया। मैं जो चित्र बता रहा हूं, क्या ये सत्य है? हमें तो लगता है सत्य है। जी। जो एक्टिविटीज है वो हाँ, बंदर से बहुत मैच करती हैं, इसलिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधु बात है। यही पढ़ाया गया है। और हमारा जो भारत देश है, हमारा जो पूरा सनातन धर्म है, या पूरी कायनात की अगर हम बात करें, पूरे विश्व की अगर बात करें, तो हमें जो जो पढ़ाया गया और बचपन से जो सिखाया गया वो अभी तक हम मान रहे हैं। लेकिन हमने कभी इनके ऊपर परीक्षण नहीं किया, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं महानुभाव आपसे ये चाहता हूं कि बंदर से अगर मनुष्य बना, तो एक मेरे मन में विचार आया, ये बाकी के बंदर ही क्यों रह गए? इनमें से भी थोड़ा तो, आधा तो मनुष्य बनना चाहिए था। बहुत अच्छे विचार। चिंपांजी ये थे ना, चिंपांजी। जी। चलिए हम दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। मान लीजिए बंदर से मनुष्य बन सकता है, सोच लीजिए। और हमने कंफर्म भी कर दिया, हमारे पास एविडेंस है साइंस के, विज्ञान के, है ना। आधुनिक विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, प्राचीन विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मान लीजिए हमने बंदर से मनुष्य बन गया, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो आपने कभी देखा है बकरी से जिराफ बनते हुए? नहीं। यहां मेरे पास एक और प्रश्न आ गया, अगर बंदर से मनुष्य बन सकता तो बकरी से जिराफ भी बनना चाहिए। आज का सदन चुप रहने का नहीं है साहब, आज की कक्षा में आपसे ही लूंगा, मेरे पास कुछ है नहीं। अब तो आप बहुत सुंदर। क्योंकि जब तक प्रश्नोत्तरी, जब तक दिमाग की बत्ती नहीं खुलेगी ना, खुद का दिमाग जब तक नहीं चलाएंगे, आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। ये मैं कंफर्म कह देता हूं। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने 25 साल तक पढ़ाई करी, 20 साल तक पढ़ाई करी, मैंने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए लगाए। क्या मैं आपको फिर भी स्वस्थ देखना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं। माफ करना, अपने सदन में बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आधुनिकता के दौर में मैंने मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया है, क्या तब भी मैं आपको स्वस्थ देख पाऊंगा? या चाहता हूं मेरी सोच ऐसी रहे कि बिल्कुल मैं नहीं। आपको स्वस्थ देखूं? बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहे। जी। सर, जी। एक बात मैं बोलना चाह रहा था। आप बोल रहे थे बंदर से मनुष्य बना है,
जी क्या मैं अपने विचार 1 मिनट रख सकता हूँ? जी जी, बहुत बहुत सुंदर रखिए। सर, मेरा ऐसा मानना है जी कि ये जो धरती ग्रह है, इस पर सिर्फ मनुष्य है जो एक अलग ग्रह से आया हुआ प्राणी है। बाकी के सब प्राणी यहाँ यहीं के हैं, और उन बाकियों का कोई डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है जितना मनुष्य का हुआ है। तो मनुष्य, मेरे को लगता है कि इस ग्रह का प्राणी ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई एक्टिविटीज यहाँ के प्राणियों से नहीं मिलती है। जी, इससे ये साबित होता है कि जैसे हमने जर्सी गाय इंपोर्ट करी वैसे इंपोर्ट किया। लेकिन इंपोर्ट किया किसने? हॉलिस्टन जर्सी गाय को जैसे हमने इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चर किया, या जो भी डीएनए डाल करके बनाया, वैसे ही मनुष्य को बनाया, लेकिन बनाया किसने? यहाँ पे भी प्रश्न पैदा होता है। ठीक है, इसकी बात हम कुंवर अगली का कक्षा डाला में सर। समझेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपके दिमाग में थोड़ी सी ये डाल देना चाहता हूँ सभी मित्रों के साथ में। मेरे से आप बड़े परिजन हैं, हालांकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मेरी 48% खर्च हो चुकी है, अगर 100 की माने तो 100 वर्ष बहुत की सुंदर। अगर वर्तमान आयु माने तो मेरी 48% खत्म हो चुकी है। मैं 52 साल और बचा हुआ हूँ, 100 साल की अगर माने तो। माने क्यों? होगा जी। तो 38 ईयर का हूं मैं, 52 नहीं 62, माफी चाहता हूं। गोवर्धन गो विज्ञान संस्थान पोस्ट नानसा के तहसील साड़ा जिला भिलवाड़ा, ये मेरा आ, अपना स्थानीय है, और मैं इसमें संपूर्ण चिकित्सा के तहत सारी चिकित्सा सिखाता हूँ। इसके साथ साथ धर्म क्या है, धर्म विज्ञान क्या है, ये सिखाता हूँ। डिजिटल दुनिया जो बच्चों के लिए है, ये एक कोर्स है जिसमें हम उनको रोजगार भी देते हैं, संपूर्ण चिकित्सा के अंदर भी रोजगार देते हैं। गोपालन भी मैं खुद करता हूँ, जैविक कृषि जितनी भी होती है मैं खुद करता हूँ। ये मेरा कार्य क्षेत्र है, और अब मैं आप सभी का साथ चाहता हूं। आप अगर साथ देते हैं तो मैं इस सत्र को बहुत ही सुंदर तरीके से आगे ले जा पाऊंगा। क्या साथ है? पूर्ण रूप से अंदर की आत्मा से बताएंगे। जी, हम सबका साथ है। जी जी। तो आपसे एक ये रिक्वेस्ट थी, इस विज्ञान को मैं 10 लाख लोगों को सिखाने का लक्ष्य है, इसमें आपका भरपूर साथ लगेगा। जो विज्ञान आप आज अगर समझते हैं, आपको लगता है कि सत्य है, तो इस विज्ञान को मैं 10 लाख लोगों तक ले जाना चाहता हूं। इसमें देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो इसमें आपका साथ चाहिए था। आइए हम चलते हैं हमारी चिकित्सा की तरफ। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये पूरा श्लोक है, सभी को पता है। और साइंस की माने या हम अपने कार्य क्षेत्र में भी समझें तो शुक्र, रश, रक्त, मधा, मसा, अस्थि, इनसे ही हमारा शरीर बना है। ये सभी जानते हैं, ये बाहरी ढांचे हैं और हमें दिखाई देते हैं, प्रैक्टिकली है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार हमारे विज्ञान के आधार पे शरीर 7 करोड़ का है, तो पुर्जे भी महंगे होंगे। अगर महंगे होंगे तो 1700 रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति का खर्च होता है सरकार का। ये भी आपको अंदाजा है। मैं जिन जिन को भी ये सिखाता हूं ना, उनसे एक थोड़ी सी ये चित्र जरूर बताता हूं। ये हमारी भारत की स्थिति है जिसमें हरियाली इतनी है, आप समझ सकते हैं। हमारा भारत जो है, प्रति व्यक्ति 28 पौधे हैं, 28 पेड़ है, और कनाडा में 10,136 पौधे हैं। तो हमें हर साल हमारी जिंदगी में अपने आप को निजी एक पौधा तो लगाना चाहिए। ये मैं आप सभी से, हालांकि अब हम अच्छा काम भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। राजीव भाई को भी आप जानते हैं, सभी को जानते हैं, सभी को अच्छे सुनते हैं। राजीव भाई को समझ करके एक ने गोपालन किया, बच्चे आए, गोपालन का दूध भी ले रहे थे रोज, जब तक फ्री मिल रहा था, जब तक वैसे ही मिल रहा था, तब तक लेते रह रहे थे। और जैसे जैसे उसने गोपालन किया, उसके पास चारे की समस्या आने लग गई, फीड की समस्या आने लग गई। फिर वो बोला भाई बच्चों क्या होगा, तो बोला कोई नहीं, दूध तो तुम्हारा अच्छा है, रोज पिलाया करो। ऐसे ही
आ जाते थे, धीरे धीरे उसको बेचना पड़ा। आज की समाज के विचार जो है कुछ कुछ लोगों के ऐसे होते हैं। समय नहीं है ऐसा नहीं है, रोग है चिंता है ऐसा भी नहीं है। अगर रोग की चिंता अगर खुद को होती तो वो निरोगी भी 100% होगा। आदमी आज करता क्या है, रोग की चिंता दूसरे लोगों को देना चाहता है जो सामने समझता भी नहीं है। चिंता इस चीज की एक सोशल मीडिया पे कितने लाइक और सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, ये सारे प्लेटफॉर्म की चिंता है। आइए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। अगर पथ्य और अपथ्य का ध्यान रख करके भोजन किया जाए तो औषधियों के जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, ये आयुर्वेद कहता है। ये सत्य है। जी। ओम। ओम जी। अगर ये सत्य है तो हमारी कहाँ भूल हुई? हम खा तो यही रहे, अन ही रहे हैं, लेकिन हमारी कहाँ भूल हुई? हम कैसे बदल गए? हम आज के इस ट्रेंड को लेकर के क्यों हम विचलित हो गए? क्यों हम आगे बढ़े? अब गो विज्ञान जो है बीज पे काम करता है। बीज पे कैसे करता है वो हम अभी आगे जानने वाले हैं। ये सारी फैसिलिटीज वगैरह आजकल आधुनिकता की इसमें मिलती हैं और हम पूरी तरह इसे समझते हैं। हॉस्पिटल में कैसे क्या कब चल रहा है। एक सेकंड, मैंने ना इसको प्रेजेंटेशन को हटाना था। एक सेकंड अभी जी। जी अब आ जाते हैं हम अपनी बेसिक कक्षा पे। छोटी सी जानकारी थी वो हो गई। अब हम पंच तत्व की अगर बात करें तो जैसे कि सभी जानते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। अब ये जानते तो हैं, लेकिन हमारे शरीर में हम इसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं और हमारे शरीर के अंदर ये कैसे जाता है? आप में से कोई मित्र मुझे अवगत कराएंगे? जो भी जितना भी जानते हैं, जैसे भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम प्रश्न उत्तर से जितना क्लियर कर पाएंगे उतना मुझे नहीं लगता कि मैं केवल और केवल मैं, आप चाहते हैं तो मैं 3 घंटे की कक्षा सिर्फ और सिर्फ सिंगल वे में ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूं। जी ओम जी, कोई महानुभाव? जी, भोजन, जल, वायु, जी इसके माध्यम से हम इनका सेवन करते हैं। जी। जैसे कि पंच तत्व की हम बात करें, पंच महाभूत की हम बात करें, तो ये पंच महाभूत है क्या? इसमें हमारे पास आकाश है, इसमें हमारे पास वायु है, इसमें हमारे पास अग्नि है, इसमें हमारे पास पृथ्वी है और इसमें हमारे पास जल है। ये पांचों तत्व, ये पांचों महाभूत, ये पांच परमेश्वर इस दुनिया में, इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री कहां पे है? मुझे खरीदना है। अपने शरीर में है। अपने शरीर में है। हम एडजस्ट करते हैं, इनको लेते हैं, लेकिन ये जो पंच महाभूत है इसकी प्रकृति और ब्रह्मांड के अलावा कोई भी विशेष प्लांट नहीं है जो हमें पूर्ण रूप से सप्लाई कर सके और हमारी जरूरत के मुताबिक संपर्क दे सके। जैसा हमें चाहिए वैसा प्रदान कर सकते हैं, ऐसी कोई प्लांट नहीं है। जैसे कि आरओ के प्लांट है पानी के लिए, लेकिन पानी धरती में से निकाल करके
फिल्ट्रेशन करके उसे मृत अवस्था में करके हमें दिया जाता है। वायु के है ऑक्सीजन के सिलेंडर जब कोरोना काल में हमने लिए थे काफी, जबकि केवल अग्निहोत्र करने से 1600 टन ऑक्सीजन क्रिएट हो सकती थी। लेकिन कुछ ही मित्रों को पता होते हुए भी वो मल्टीमीडिया के चक्कर में आकर के वो सिलेंडर और वो हॉस्पिटल के चक्कर गए। अब क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इस प्रकार से हमारा शरीर जो है इन पंच महाभूत से बना है, और ये पंच महाभूत निःशुल्क है और हर जगह पर्याप्त मात्रा में है, उपलब्ध है। हवा पूर्ण रूप से है, पानी पूर्ण रूप से है, आकाश पूर्ण रूप से है, अग्नि जो सूर्य से हमें मिल रही है या हम जो सिगड़ी चूल्हा जो भी लगा रहे हैं पूर्ण रूप से है, किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान इसमें नहीं है। क्या ये चीज भारत के या विश्व के हमारे जो क्षेत्र हैं, हम भारत की ही बात करेंगे आज, हमारे किसी भी कोने में इन चीजों की कमी है? नहीं है। इन चीजों की कमी नहीं है तो इनको हमने कहीं कहीं मॉडिफिकेशन करके या गलत तरीके से इस्तेमाल करके ही ले रहे हैं, तब जाकर के हम बीमार हो रहे हैं, ये भी कंफर्म है जी। अब अगर त्रिदोष की बात करें, आयुर्वेद की बात करें तो त्रिदोष है, 3 दोष है, वात पित्त और कफ। वात पित्त और कफ ये 3 ही रोग हैं। और आधुनिक विज्ञान की बात करें, आधुनिक विज्ञान की बात करें तो मुझे लगता है 2000 से ज्यादा रोग हैं। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको एक रोग का परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि जब तक हम रोग को नहीं समझेंगे तब तक हम निदान पे नहीं आएंगे। पहले रोग को समझना होगा, फिर निदान पे आना पड़ेगा। या आप में से बताएं, पहले निदान पर आए या पहले रोग को पढ़े? पहले रोग को पढ़े। रोग को पढ़े, रोग को जी, पहले रोग को आप में से सभी मित्र रोग से परिचित हैं, लेकिन रोग की परिभाषा मुझे बताएं। शरीर में जब कोई शरीर तकलीफ अच्छा महसूस होती है, कोई अंग अवरुद्ध होता है, तो उसे हम रोग मानते हैं कि हमें कोई रोग है। जी, और कोई? त्रिदोष का असंतुलन रोग है। और कोई? शरीर में तापक्रम बढ़ना रोग का लक्षण है। जी। तो ये क्या है? माइग्रेन, शुगर, टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, ये है क्या? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, ये भी रोग है। त्रिदोष भी रोग है, असहजता भी रोग है। अपने खान पान से संबंधित है, ये खान पान से सारे रोग हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे जवाब हैं और सटीक जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं थोड़ी सी इसकी परिभाषा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हम जब तक इसकी परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, लगभग 8वीं पढ़ रहा था, तब मेरे को गुरुजी मिले थे और उन्होंने कहा कि मेरे पास आईफोन 20 है और ये अभी अभी कक्षा में गुम हो गया है। बच्चों को बोला, 8वीं कक्षा के बच्चों को, आप आईफोन 20 जो है मुझे ढूंढ के दीजिए। आप में से कोई उसी कक्षा में अगर गुम हुआ आईफोन 20, तो आप में से सभी मित्र ढूंढ, आप जैसे उसी कक्षा में है, मेरी उसी कक्षा में, और उसी कक्षा में आईफोन 20 जो है गुम हो गया है, कोई ढूंढ लेगा उसे, ये कंफर्म है? जी, सकता है, ढूंढ सकता है। दूसरे फोन से उसको घंटी बजा दो, मिल जाएगा। जी, और कोई मित्र? मार्केट में आया ही नहीं तो कहां से ढूंढो। ये होती है बुद्धि की बात। बस साहब, बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि हमें बुद्धि लगानी है। जब तक हम बुद्धि नहीं लगाएंगे तब तक पहचान नहीं पाएंगे। अब अगर भट्ट साहब पूछते आईफोन 20 है कैसा है, उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका मतलब बड़ा है छोटा है, उसकी प्रायोरिटी, उसका सब्जेक्ट अगर पूछते, पूरा जानकारी अगर लेते,
और भट्ट साहब के ऊपर या आप सभी को उसकी जानकारी होती तो शायद आप ढूंढ पाते। इसी प्रकार हमारे भारत में देसी गाय नाम का शब्द आ गया, देसी गाय का नाम छट गया। देसी क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि विदेशी आ गई, इसके लिए हमें देसी लगाना पड़ा। पहले हमारे पास गाय ही था और उसी नाम से हम आज गाय कहते हैं। आज मैं कह रहा हूं कॉलेज के बच्चों को गाय कह दीजिए, वो जर्सी होलिस्टन उठा के लाएगा, बोला ये अच्छी है, 20 लीटर दूध वाली गाय है और ये हमें अच्छे पैसे देगी। क्या ये सत्य है? सत्य। क्योंकि गाय की परिभाषा ही भूल गए। गाय किसे कहते हैं यही भूल गए। गाय हमें परिभाषा आज बतानी पड़ती है। ये दुविधा है हमारे भारत में कि हमें परिभाषाएं बतानी पड़ती है कि उसके सींग होंगे, उसके कुंबड़ होगी, उसकी पूंछ होगी, उसके नीचे नाभि होगी। इतनी सारी चीजें जब बताएंगे, 4 पैर होंगे, तब जाकर के बच्चा देसी गाय की तरफ मुड़ेगा। अन्यथा गाय का आज कहीं पे भी गूगल बाबा के पास भी आप फोटो देखोगे तो वही चित्र नजर आएगा जो होलिस्टन और गडूरे का है, शुअर का है। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमें रोग की परिभाषा भी इसी प्रकार जाननी पड़ेगी। हम अगर माइग्रेन और शुगर और टीबी को लेकर के चलेंगे तो कभी निरोगी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये नामकरण हुआ। क्या हुआ है? नामकरण हुआ। जैसे जैसे हम चले वैसे वैसे नामकरण हो गया। अब मैं आता हूं इसकी परिभाषा की तरफ। परिभाषा हमारी ऐसी है कि किसी अलग उम्र के लक्षण किसी अलग उम्र में दिखना बीमारी है। नंबर 1, किसी अलग उम्र के लक्षण किसी अलग उम्र में दिखना बीमारी है। अब मैं आप मित्रों से चाहता हूं कि इसका मुझे परीक्षण करना है और परीक्षण करने के लिए मैं आपके पास आया 2 व्यक्ति को लेकर के। एक तो मेरे जैसा 38 साल का जवान व्यक्ति और एक मेरे दादाजी जो 90 साल के हैं। इन दोनों को, दादाजी को नींद 5 घंटे आ रही है और मुझे भी नींद 5 घंटे आ रही है, 4-5 घंटे आ रही है, तो आप किसे बीमार समझेंगे? आपको 38 साल वाला 38-35 साल वाले को बीमार समझेंगे? क्या इसके लिए हमें ये परीक्षण करने के लिए हमें किसी भी मशीन की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। नहीं कोई साइंस या कोई अलग से एफर्ट लगाना पड़ा? नहीं। इसी प्रकार मेरे घुटने में दर्द, मुझसे चला नहीं जा रहा और मेरे दादाजी 90 साल के, उनसे भी चला नहीं जा रहा, तो कौन बीमार है? मैं बीमार हूँ जी, 90 साल वाले बीमार है ना। तो यहां हमारा परीक्षण सिद्ध होता है कि किसी अलग उम्र के लक्षण किसी अलग उम्र में दिखना बीमारी है। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के 2 करोड़ या 50 लाख या 10 लाख के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। अब सिद्धांत नंबर 2 बताता हूं। किसी अलग मौसम के लक्षण किसी अलग मौसम में दिखना बीमारी है। एक दिन मैं यही बाहर बैठा था, घर के बाहर, और घर के बाहर से महिलाएं जा रही थी, कहीं काम पे जा रही थी। लेकिन एक महिला ने, गर्मी का समय था, मई जून का, एक महिला ऐसी जा रही थी, उसके साथ में एक महिला और थी और उसने कंबल ओढ़ के रखी थी और वो जा रही थी। कहां जा रही थी मुझे पता नहीं और मैं पूछ भी नहीं सकता। गर्मी का समय था, भयंकर गर्मी का समय था और उसने कंबल ओढ़ा हुआ था। अब आप महानुभावों में से कोई मुझे बताएं, क्या वो स्वस्थ थी या बीमार थी? बीमार थी। यानी कि इसके लिए हम दूर तक, यानी कि 50 फुट 100 फुट जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक भी देखेंगे कि गर्मी के अंदर कोई कंबल ओढ़ के चल रहा है और ऐसा महसूस हो रही है, तो वो बीमार है। और ये सर्दी चल रही है, अभी इस समय माना कि सर्दी चल रही है और सर्दी के अंदर कोई बनियान में या गंजे में ऐसे ही घूमता है, तो क्या वो स्वस्थ है या बीमार है या पागल है?
क्योंकि सर्दी के अंदर सर्दी के लक्षण आना अनिवार्य है, गर्मी के अंदर गर्मी के लक्षण आना अनिवार्य है, बारिश के अंदर बारिश के लक्षण आना अनिवार्य है। अगर विपरीत लक्षण है तो वो बीमार है। इसके लिए हमें बीमारी की जांच करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। आइए हम चलते हैं आधुनिक विज्ञान की तरफ। एक मित्र का सरदर्द हो रहा था, वो गया हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए। मैं आज ही आपको निवारण भी बताऊंगा, बहुत ही जल्दी, है ना। एक मित्र का सर दर्द था, वो गया हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल पे जाने के बाद में उसे 15 दिन महीने की गोली दे दी। वापिस 15 दिन बाद में गया, वापिस 15 दिन महीने की गोली दे दी। फिर डॉक्टर ने बोला यार तेरी जांच करनी चाहिए, और उसने जांच कराई। जांच कराने के बाद में 5-7 पेपर दे दिए, उसको थमा दिए, और उस पेपर में लिखा हुआ था डॉक्टर का नाम, हॉस्पिटल का नाम, लैब का नाम, और बड़े अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखा था माइग्रेन। अब वो शहर से वापस घर आया। जब शहर जाता था तब उसने कहा सर दर्द हो रहा है, और जब उसने 5 पेपर का पत्ता हाथ में ले लिया, लेबोरेटरी का और डॉक्टर का, तो वो क्या लेकर के आ गया? माइग्रेन। अब मुझे बताओ, जो सहज था, सरदर्द था, वो दूर हो सकता था, क्या माइग्रेन नाम का कोई भी बीमारी दूर हो सकती है? क्योंकि उसके यहां वर्दी, उसको पूरा पूरा सटीक ट्रीट कर दिया कि अब तुझे माइग्रेन है। और माइग्रेन का मतलब क्या होता है पता है? 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख रुपए लगेंगे, तब जाके माइग्रेन होगा। अब वो बीमारी तो भूल गया, सरदर्द तो भूल गया। अब जो भी मित्र मिलता ना, मुझे तो माइग्रेन है, माइग्रेन है, मुझे तो माइग्रेन है। अरे भाई तुझे था सरदर्द, और सरदर्द क्या है? एक अल्टीमेटम है। हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन कोई न कोई अस्वस्थ हो गए, किसी न किसी को कोई न कोई दुविधा आ गई, कुछ गलत खा लिया, या कुछ उसे नीड है, जरूरत है, दूसरी जरूरत है। बस इतना सा तो था, लेकिन वो पेपर लेकर के आ गया, माइग्रेन का 2 लाख रुपए का खर्च आ गया। इसी प्रकार एक बहन गई थी, उसका पेट दर्द कर रहा था, ऐसे ही बार बार गई थी, बार बार गई थी। उसने वापस चेक करा लिया, तो बोला इस साइड से दर्द है, एक साइड से दर्द है। तो उसे क्या कहा गया? उसे सीआईटी का नाम दे दिया। अब सीआईटी का है क्या? जैसे सीआईटी का पेपर आया, और पेपर में वो लाइन लग गई, बोला हाँ मेरी मासी की बच्ची, मेरी वो है, मेरी नानी है, मेरी दादी है, उसमें से भी उसके मुंबई में वो है, सूरत में वो है, लंदन में वो है, उनको भी सीआईटी का है, मुझे अकेली को थोड़ी है क्या? लेकिन मैं उस बहन को कहना चाहता था कि अगर उसने बच्ची को जन्म दिया है, गर्भवती रही है, तो वो वही दर्द है जो साइटिका का दर्द होता है, आराम से निकल सकता है। क्या आप सभी माइग्रेन और साइटिका ठीक करना अभी सीखना चाहते हैं? जी जी जी, अभी सीखना चाहते हैं। जी कोई मेरा तर्क, कोई मेरा वितर्क, कोई मेरा साइंस विज्ञान जो है, कहीं पे भी गलत शब्द है तो आप मुझे उसी समय टोकिए, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई भी हूं। मैं अगर डॉक्टर होता तो आपसे भी 2 लाख रुपए मांगता, और 2 लाख नहीं मांगता, आपके पूरे परिवार को मेरे हॉस्पिटल में बुलाता। यही हो रहा है। जी जी, जी कुछ लोग तो आपको सुन के ही सही होने लगे होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी गुरुजी। अभी तो सही करना बाकी, अभी तो हम रोग को बता रहे जी, रोग क्या होता है ये बता रहे हैं। आइए हम चलते हैं थोड़ा सा दिनचर्या की ओर चलते हैं। दिनचर्या में हम कैसे, कब और क्या करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपको एक सूत्र मैं अभी बता देना चाहता हूं, जो हमारे को दैनिक दिनचर्या में बहुत ही जरूरी है और वो करना चाहिए। आप अपने हाथ पूरे ये ले लीजिए, यहां वाली जो रेखा है, ये इसे आप मिलान करिए ऐसे, और ऐसे करिए।
ऐसे करते वक्त आपका न जो नजर है वो तीसरी जगह होनी चाहिए, मतलब ऊंची होनी चाहिए, ऐसा ना। यहां आपने मिला लिया, यहां पे आपका काम हो गया, और इसके बाद आप ऊंची नजर कर दीजिए और इसको ऐसे धीरे धीरे मिला लीजिए। इसे मिलाने के बाद में आपके पास अगर ऐसा आता है, ये स्थिति आती है, ये स्थिति क्या है, कोई एक्सप्लेन करेगा? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अर्घ्य अर्घ्य। अच्छा, दिख रहा यानी कि एक लिटिल फिंगर जो है, कनिष्ठ छोटी अंगुली जो है, एक छोटी दिख रही है और एक बड़ी दिख रही है। हाँ दिख रही। अगर ये स्थिति आप मित्रों में से अगर किसी की भी है, लेकिन आपके काम को पहचान नहीं मिल पा रही है और आपको अपने काम के हिसाब से पहचान, अगर आप में से अगर किसी की भी स्थिति यह है या अपने परिवार में किसी की भी स्थिति ऐसी है, तो मैं इसके लक्षण बता दूं। कमर दर्द हो सकता है, अपचन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है, साइटिका माइग्रेन हो सकती है, आलस हो सकते हैं, और कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये छोटा बड़ा जो है ना, ये अगर आ जाता है तो मेरे पास एक लोहार है, लोहार, वो जिसको बड़ा है उसको कटिंग करके ठीक कर देता है। क्या ये सही है? नहीं। तो आप डॉक्टर के पास आते हो, उससे तो किडनी और गॉल ब्लैडर निकलवा देते हो। मैं तो ऊपर ऊपर के टोए ही काटने की बात कर रहा हूं भाई साहब, क्योंकि मैंने लोहार का नाम लिया ना, इसलिए। अगर मैं डॉक्टर कहता तो क्या कहते थे? ठीक है, सही करना चाहते हैं इसको, इस दुविधा को? जी जी। बिना डॉक्टर के या बिना लोहार के? बिना डॉक्टर के। जी। तो आपको सीधे लेटना है। ये अवस्था आने पर ये हमारा होता है व्हील अलाइनमेंट। हमारे फोर व्हील, मान लीजिए हम फोर व्हील हैं और चारों हमारे हाथ और पैर चारों को मान लेते हैं, ये हमारा होता है व्हील अलाइनमेंट। एक नाभि, एक धरण, एक नाड़ी होती है जो हमारी खिसक जाती है, जो इनबैलेंस हो जाती है। अगर ये इनबैलेंस हो गई तो हम जो भी भोजन ले रहे हैं वो हमारे या तो लंग्स को नहीं मिलेगा, या बड़ी आंत को नहीं मिलेगा, या छोटी आंत को नहीं मिलेगा, या गोल ब्लैडर को नहीं मिलेगा, किसी एक अंग को नहीं मिलेगा। अगर एक अंग को नहीं मिलेगा, हम परिवार में 12-15 आदमी हैं और एक को भोजन नहीं मिलेगा, क्या वो तांडव नहीं करेगा? जी जी। अगर वो तांडव करेगा तो वो आपको किडनी बाहर से आकर के तो बोलने से नहीं, वो कुछ तो अल्टीमेटम देगी, या तो सर दर्द देगी, या बुखार देगी, या कहीं न कहीं पे किसी न किसी जगह पेन आएगा। अगर उसको भोजन नहीं मिल रहा है तो समय पर ये अवस्था आती है। इस अवस्था को हम समझते नहीं, और जैसे ही मान लो बच्चा आया, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और हमने थप्पड़ लगा दी, मतलब पैरासीटामोल खा लिया, क्या वो बच्चा उस थप्पड़ से संतुष्ट होगा, या आपसे, आपके प्यार से, बेटा क्या चाहिए, अभी नहीं है, 2 दिन बाद देता हूं, या थोड़ी देर बाद ले ले, आप ये कह करके उसे शांत रख सकते हैं, या थप्पड़ दे करके? समझा करके शांत कर सकती। तो अपने आप को पैरासीटामोल खिला करके क्यों थप्पड़ मारते हो? अपने आप को ऑपरेशन करा करके क्यों थप्पड़ मारते हो? बोला फिर वो तो बच्चा तो आदी हो जाएगा, बोला एक थप्पड़ आज खाई, एक थप्पड़ कल खाऊंगा, और पता चला मारते मारते हमारे दिन निकल जाएंगे, पापा बूढ़े हो जाएंगे। तो यही डॉक्टर करते हैं, आज एक ऑपरेशन किया, 2 साल बाद एक ऑपरेशन करेंगे, 4 साल बाद एक ऑपरेशन करेंगे। जब तक आप जिंदे हैं तब तक हम ऑपरेशन की लाइन लगा देंगे। और ये कॉमर्शियलाइज 1981 के बाद हुआ। 81 के पहले इतना कॉमर्शियलाइज नहीं था। उसके बाद में तो इनको टारगेट दे दिया गया कि तुम्हें 1500 पेशेंट देखने हैं और 1500 की एडमिट कार्ड बनाना है, तुम्हें इतनी सैलरी, 1 करोड़ की सैलरी, तो तुम्हें इतना प्रॉफिट देना होगा। तो करीब करीब 65% ऑपरेशन जो है बिना किसी कारण के होते हैं।
35% नहीं महोदय जी 65 नहीं 65 और जी। बढ़ाइए उसको और बढ़ा देते हैं। हाँ 80% ऑपरेशन बिना वजह से होते हैं, यह है बिल्कुल कन्फर्म है, मैं उदाहरण दे सकता हूँ अगर कोई चैलेंज करेगा तो। बहुत बहुत साधुवाद आपकी इस कार्य को, बहुत बहुत साधुवाद इस बात से मैं भी सहमत हूँ। जी। बहुत सुंदर कुशवाहा जी। तो आइए हम इसको ठीक करने के लिए सीधे जमीन के ऊपर चटाई लेकर के लेट जाते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय, जैसे जो आदरणीय हेलाल जी ने कहा है, मैंने कहा है, और भी कई लोगों के मन में है, और कोई एक घटना में मात्र 1 मिनट लगेगा, कोई भी एक घटना अपनी बता सकता है, वो घटना हमेशा सदन को याद रहेगी कि ऐसा भी डॉक्टर करते हैं, कि बिना वजह से के ऑपरेशन कैसे करते हैं। किसी के पास कोई घटना हो, 1 मिनट लगेगा, वो सुना सकता है अगर आपकी इजाजत हो तो। जी आराम से सुना सकते हैं। जी, मेरे मामा डॉक्टर हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, और वो बताते हैं कि उनको बड़े डॉक्टरों से कॉल आता है कि पेशेंट भेजो, 20% रखो, और उदाहरण की जरूरत ही नहीं है, कोई केस नहीं होगा मगर बस भेजो। जी बहुत ही सुंदर बताई गई है। और अभी एक घटना और, मैं पिछली दीपावली की बात कर रहा हूँ, झांसी मेडिकल कॉलेज की बात है, मेरा कोई परिचय नहीं, गुरसाए के एक बिलैया जी थे, वो डॉक्टर को दिखाने गए और वो उन्होंने मिश्रा जी को दिखाया। डीएन मिश्रा ने कहा कि आपकी किडनी का ऑपरेशन होना है, अगर आप नहीं कराएंगे तो कल मर जाएंगे आप। दीपावली का दिन था। एमएल गौर साहब म्यूट कर लीजिए प्लीज। दीपावली का दिन था, उन्होंने कहा कि एक मेरा त्योहार का दिन है, मैं घर में जाऊं और कल दीपावली के बाद करा लेता हूं, क्योंकि त्योहार है, घर में सबको जाना है। नहीं बोले वो तुम मर जाओगे। उन्होंने तुरंत में, उनके डॉक्टर चौबे जी झांसी में मित्र थे, तो उन्होंने कहा चलिए मैं अभी हाल व्यवस्था करता हूँ, किसी को परिवार वालों को बुला लूं। वो डॉक्टर चौबे जी के पास गए कि अब झांसी में है, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने एक्सरा किया, सारी जांचें की, बोले कुछ भी तुम्हें कुछ नहीं है, और आज तक वो हैं। और वो नहीं तो इतने घबरा गए थे और सारी चीजें हो गई थी कि अगर उनके पास कोई साधन होता तुरंत और दीपावली नहीं होती तो उनका ऑपरेशन हो जाता। ये जीता जागता उदाहरण उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, आज भी उसको अपन सर्च कर सकते हैं, ये हमें सोशल मीडिया पर सुनने को मिला। ऐसे कई हजारों उदाहरण हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि 80% बिना वजह के डॉक्टर कसाई और पेट काट के और शरीर काट के पैसा कमा रहे हैं। जी बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत ही सुंदर जानकारी है, और ये सटीक जानकारी, ये सही जानकारी। जब तक ये जानकारी हमारा समाज नहीं समझेगा तब तक ये स्थिति होने वाली है और अनंत चलेगी, ये कम नहीं होने वाली है। अब मैं एक बाबा जी का भी नाम लेता हूं, जिसमें प्रेमानंद जी, आपने नाम सुना होगा। प्रेमानंद जी को 19 साल पहले, आज 19 साल पहले उनको बताया गया कि दोनों किडनियां गायब है आपकी, खत्म है, और बहुत जटिल बीमारी है, ठीक हो ही नहीं सकते। और ईश्वर प्रभु की कृपा से वो आज पूरा उनका काफिला, और वो खुद येलो कपड़े में चलता है, और मैं आपको गारंटी के साथ में लिख के दे देता हूं, अगर आपका किसी का भी मित्र का संपर्क है तो उन्हें केवल 2 दिन ब्लू कलर के कपड़े पहना करके दिखा दीजिए। अगर वो बेड रेस्ट नहीं आ जाए तो मेरा आपसे पूरे सदन से चैलेंज है, क्योंकि ये कलर विज्ञान, ये कलर और ये पंच तत्व, 5 तत्व के 5 कलर है, 7 कलर है, और यही हमारे इंद्रधनुष के कलर हैं। इन्हीं कलर से हम पहचाने जाते हैं, इन्हीं कलर से हमारी सुबह होती है, इन्हीं कलर से हमारी रात होती है, इन्हीं कलर से हमारी दोपहर होती है, और इन्हीं कलर से हम व्यक्ति को देख करके पहचान जाते हैं उनकी आंख में कौन सा कलर है। जैसे कि ये लो आ गया लाल कलर, ये लो आ गया मस्त। देखिए ये सारे कलर है, और मैं इस कलर की व्याख्या क्या करूं, मेरी माताएं बहनें जो हैं अच्छी तरह जानती है वो, कि जब भी बाजार जाती है तब 5,000 की साड़ी वो छोड़ देती है अगर उन्हें 500 रुपए वाली साड़ी में कलर पसंद आ गया तो। मैं बहनों से साथ चाहूंगा, क्या ये सत्य है?
जी जी नहीं सत्य है। बहनों से चाहूंगा, बहनें, बिल्कुल सही बात। 100% सही है, 100% सही 100% सही है। और मैं आप बहनों को ये भी बता देना चाहता हूँ, किसी भी फंक्शन में आप जाते हैं और आपको लगता है कि ये लूं, दराज में से 5-10 ड्रेसें निकालते हैं और गलती से आपने वो ड्रेस पहन ली जो आपको कलर पसंद नहीं है और आप 2 घंटे नाच के उनके आगे, वहां फंक्शन में जाकर के आगे, घर में घुसते ही ऐसे कपड़े फेंकेंगे जैसे बारदान में कपड़े डालते नहीं डालते, वैसे कपड़े फेंक करके लेट जाएंगे। इतनी थकान आ जाती है विरुद्ध कलर पहनने से। बहुत सुंदर। ये कलर का खेल है। विरुद्ध कलर खेल पहनने से सिर्फ इतनी थकान आ जाती है। वही बहन जो अपनी पसंदीदा कलर का कपड़ा पहन करके दिन रात मेहनत करती है, खेती करती है, नाचती है, गाती है, सब कुछ करती है, और वही बहन दूसरे के कहने पर या दूसरे को अच्छा लगाने के लिए एक दूसरा कपड़ा पहन के चली जाती है और 2 घंटे में 4 घंटे की या 6 घंटे की रेस्ट उसको लगती है और पूरी थकी हुई आ जाती है। अनुभव होगा किसी न किसी बहन का इस बारे में। जब वो आकर के कमरे में कपड़े फेंकती है ना, मैं इसका गवाह हूं और मैं दिल से कह रहा हूं ये चीज ये होता है। क्या ये सत्य है? यह सत्य है महोदय, और मैंने अनुभव किया है कि जब सफेद कपड़ा पहन के चलता हूं तो हमारे विचार बहुत शुद्ध और सात्विक होते हैं, और अगर हमने कोई रंगीन कपड़े पहन के किए तो विचार में परिवर्तन आता है। यह मैंने अनुभव किया है। जी, आपका या तो पौष और माघ का जन्म होगा या रात के 11 से 1 का जन्म होगा। उम्र 48 से 60 के बीच होगी। जी। कहाँ ये साइंस, विज्ञान है कि नहीं है? ये इतना सटीक विज्ञान है कि किस समय जन्मा व्यक्ति किस समय क्या चाहता है और किस समय, अब जैसे बच्चे की प्रवृत्ति क्या है, महिला की प्रवृत्ति क्या है, युवा की प्रवृत्ति क्या है, बुजुर्ग की प्रवृत्ति क्या है, ये प्रवृत्ति जाने बगैर हम किसी भी आड़ में चलते रहेंगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए बीमार रहेंगे। ये सटीक है, ये शाश्वत है, ये सत्य है। अब मैं ये इसकी ठीक करने की बात कर रहा था, तो जैसे ही हम लेट जाते हैं, लेटने के बाद में हमने अंगुली का तो देख लिया, पैर का भी अगर देखेंगे तो पैर के अंगूठे ऊंचे नीचे आएंगे। पैर के अगर अंगूठे ऊंचे नीचे आ रहे हैं और हाथ की अगर छोटी अंगुली ऊंची नीचे आ रही है तो हमें क्या करना है, लंबी श्वास लेनी है। श्वास छोड़ते से हमें उस हाथ का झटका देना है 3 बार। तीनों बार श्वास लेनी है, छोड़नी है और 3 बार झटका देना है जिस हाथ की कनिष्ठ छोटी अंगुली छोटी है। इसके साथ साथ 3 बार उस पैर का झटका देना है जिसका अंगूठा छोटा है। जिसकी छोटी ये अंगुली छोटी है उसका 3 बार इस हाथ का, और जिसका ये अंगूठा छोटा है या ये अंगूठा छोटा है उस पैर का 3 बार झटका देना है। और झटके देने से धीरे से करवट लेकर के उठना है। सिर्फ इतना सा काम है साइटिका को ठीक करने का, माइग्रेन को ठीक करने का, कमर दर्द को ठीक करने का, मेंसेस पीरियड डिस्टर्ब होते हैं, पीसीओडी, उसको ठीक करने का, बुखार, तनाव, अपचन, कई सारी बीमारियां, इस केवल इसी सूत्र से मोटापा भी कम हुआ है। महोदय जी बताएं कितना रुपए खर्च होता है इसमें? अनगिनत, कोई गिनती नहीं रहती है। क्या ये जटिल है? जी नहीं, इसमें बहुत सरल MBBS विधि की बताई, पढ़ाई बहुत करना सरल अलग है। है। इस चीज को जानने के लिए MBBS बनना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा कमाने के लिए एमबीबीएस बनना जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पैसा कमाने के लिए MBBS जरूरी है।
महोदय जी झटका किस प्रकार से देना है वो बताएंगे? हाँ, झटका ये मुट्ठी बंद करनी है और ऐसे ये हाथ को जैसे झटका दिया है ये पूरा तेज प्रेशर से देना है और पैर को भी इकट्ठा करके ऐसे इकट्ठा कर, ऐसे इकट्ठा होता है, ऐसे छोड़ने का, ऐसे। तो लगभग सभी की ये बीमारी से निजात मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जिसका कमजोरी है, जिसका लंबा समय हो गया है, उसको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और भोजन के अंदर सुबह जैसे हम हमारी कार्यशाला एक महोदय जी अगर कहेंगे तो और रखेंगे, जिसमें भोजन प्रणाली और दिनचर्या की पूरी प्रणाली आ जाएगी। सुबह से लगा करके शाम तक हम कैसे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, शुगर वाले को क्यों गुड़ खाना चाहिए ये बताएंगे, शुगर वाले को क्यों गुड़ खाना चाहिए ये बताएंगे, और शुगर वाले को बार बार क्यों भोजन नहीं करना चाहिए ये बताएंगे। विज्ञान ये कहता है, आज का साइंस ये कहता है कि शुगर वाले को हर आधा घंटे, हर 1 घंटे में मुंह चलाना चाहिए, बकरी के जैसा, भैंस के जैसा, जर्सी गाय के जैसा। लेकिन गो विज्ञान ये नहीं कहता। गो विज्ञान ये कहता है साधारण मनुष्य है, साधारण जीवन शैली है तो 2 समय का भोजन पर्याप्त है। अगर जटिल मेहनत है तो आप 3 समय भोजन कीजिए। इसी से पूरा ठीक हो सकता है। जी, एक सूत्र मैंने बताने का प्रयास किया। आगे मैं ले चलता हूं आपको वापस मेरे स्क्रीन पे। ठीक लग रहा है महोदय जी? बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर और बहुत। हम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे राजू दीक्षित भाई उनको सुनते थे कि सुनने भागने का मन नहीं करता था, इसीलिए इसी प्रकार आपको सुनने से ऐसा लगता है कि आपको छोड़े नहीं पूरा सुन लें, पूरी जानकारी ले लें। तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि इसी प्रकार और 2-4 दिन समझा दें ताकि इसमें 4 चांद लग जाए हमारी योग क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जरूर पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी। मेरा निवेदन ये रहेगा कि आपका ये पूरा जो चैप्टर हो जाए और लास्ट में दांत दर्द का कारण और निवारण इस पर थोड़ा बताइएगा। हमारे एक साथी हैं जिनको आज दांत में दर्द है, तो उनको भी थोड़ा राहत मिल जाएगी। किसमें है, कहाँ दर्द है? दांत में है, दांत में, दांत। ओके, ठीक बात है, बता देंगे कौन सा वाला दांत दर्द है। आप मुझे इंफॉर्मेशन करेंगे तो दाहिने साइड तरफ का नीचे का दांत है, वो कहते हैं डॉक्टर को कीड़ा लगा है उसमें। हाँ और मैंने रात में गुड़ खा लिया है तो और ज्यादा दर्द करने लगा है। ठीक बात है। उस दांत के मुझे नंबर बताएंगे कौन सा वाला दांत है, तो उस हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। क्योंकि क्या होता है, हर मनुष्य का अलग अलग दांत। अब जो रोग की परिभाषा है ना, मैं रोग की परिभाषा एक बार और वापिस आपको और बता देता हूँ, छोटी सी। आप सोचते हैं ना कि कमर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और पेन बदन दर्द भी हो रहा है, बुखार भी आ रही है। ये लगभग पूरा परिवार सब वाकिफ है इससे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वाकिफ नहीं है। ये सत्य है? जी सत्य है। लेकिन दर्द का भी अपना एक दर्द होता है। क्या आपने उसे पहचानने की कोशिश करी? नहीं करी। पहचान बता दूं तो कोशिश करेंगे या अभी जान जाएंगे? कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे, आप बताएंगे तो। जी, एक परिवार है, 6 सदस्य हैं। एक परिवार है, 7 सदस्य हैं। उन सदस्यों में से एक बच्चे को गर्मी के अंदर मई महीने में बुखार आता है, दूसरे साल वापिस मई महीने में बुखार आता है, तीसरे साल वापिस मार्च या जून में आ जाता है बुखार, बाकी 11 महीने 10 महीने तक उसे कुछ नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, एक ही रसोई में भोजन कर रहे व्यक्ति
एक ही परिवार में पले बड़े व्यक्ति या सदस्य सातों के सातों, वो एक ही चूल्हे से, यहां तक कि 2 बच्चे तो ऐसे हैं जो एक ही समय में पैदा हुए। एक बच्चा तीखा खा रहा है, एक बच्चा मीठा खा रहा है। एक बच्चा काले कपड़े पसंद करता है, एक बच्चे लाल कपड़े पसंद करता है। एक बच्चा बाहर बोलना पसंद करता है और एक बच्चा चुपचाप रहना पसंद करता है। क्या है ये? जी बताएं। जी, देखने में तो आया है कि हाँ अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया क्यों करते हैं ऐसा। अच्छा, इसका कोई टेस्ट करने का लेबोरेटरी बना है नहीं, या नहीं भविष्य में बनी, बन सकता है? ना बन सकती है ना बना है, लेकिन अपने अनुमान के हिसाब से ये आप बताते हैं, इसी हिसाब से बताएंगे कोई तो जान लेंगे अपन जरूर। ठीक बात है। इससे ये जायज होता है कि हर परिवार में अलग अलग समय पर जन्मा बच्चा, अलग अलग समय पर जन्मा व्यक्ति या अलग अलग सानिध्य में आया बच्चा अलग अलग गुण धर्म और अलग अलग व्यवहार में चलता है आगे की जर्नी लेकर के। ये भी सत्य है। यही सत्य है। इसी के साथ साथ मैंने कई बहनों को, मैं रोज ट्रीटमेंट भी करता हूं, सिखाता भी हूं, तो मेरे पास कमर दर्द वाले रोगी ज्यादा आते हैं, घुटने दर्द वाले ज्यादा आते हैं, सर दर्द वाले ज्यादा आते हैं। ऐसा कोई रोग नहीं है जो कैंसर, लकवा, ऐसा कोई रोग नहीं बचा जिसके रोगी मेरे पास नहीं आए और मैंने उनको ट्रीट करके संतुष्ट नहीं किया। ऐसा कोई रोगी आज दिन तक मुझे देखने में नहीं आया, पहली वस्तु। लेकिन मजे की बात मैं आपको अब बताता हूं कि जो कमर दर्द वाली बहन आई थी, एक बहन कह रही थी मैं जब बैठती हूं ना तब मेरा कमर दर्द होता है। अब थोड़ी देर बाद दूसरी बहन आई, वो बोलती है भैया मैं चलती हूं ना तब मेरा कमर दर्द होता है। ठीक है, भी सुन लेते। एक बहन और आ गई, बोला भैया मैं जब रात को सोती हूं ना तब मेरा कमर दर्द होता है। अब बीमारी कमर दर्द है या कुछ और? कुछ और है। यानी कि कमर दर्द, नाम तो कमर दर्द है, लेकिन किसी को बैठने में, किसी को उठने में, किसी को लेटने में, अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह के दर्द आ रहे हैं। तो क्या एक ही पैरासीटामोल उनके लिए काफी है? नहीं नहीं, इसका मतलब अलग अलग होना चाहिए। जरूर जरूर। मैं गया हिमाचल में, मेरे को 5 फीट 4.5 फीट से लगा करके 5 फीट के बंदे नजर आए। मैं गया कश्मीर और हरियाणा की तरफ, मुझे 7-7 फीट के बंदे नजर आए। जब मैं वहां की लेबोरेटरी में जाता हूं तो उस बंदे के भी L4 L5 आ रहा है और 7 फीट वाले के भी L4 L5 आ रहा है। मशीन वो की वही, कागज A4 का वो का वही जो 50 पैसे में हमें जेरोक्स में मिल जाता है। तो क्या 7 फुट के मापदंड और 5 फुट के मापदंड एक जैसे होने चाहिए? नहीं। क्या बच्चे में ब्लड और हमारे में ब्लड किलो के हिसाब से नापे तो बरोबर होना चाहिए? नहीं नहीं। जिन जिन व्यक्ति ने बोतल चढ़ाना चालू किया है वो लगातार बोतल चढ़ा रहा है। अगर डायलिसिस की हम बात करें तो हमारी ना समझी है जिसमें शुगर का डायलिसिस होना, क्योंकि जब शुगर शुरुआत में इन लोगों ने जांच करी और शुगर बता दिया, शुगर हमने समझ लिया, तो हमारे को 5 mg की गोली दी, 2 साल बाद 20 mg की गोली दी, 3 साल बाद 50 mg की गोली दी, 5 साल बाद 450 mg की गोली दे दी। और मजे की बात यह है, अगर 10 साल तक जिंदा रह गया ना तो उसे डायलिसिस ले आए। क्या ये नहीं होता है? होता है होता है। अब
शुरू उसने की गोली 5 mg से शुरू की, 450 mg तक ले गया, वो डायलिसिस तक ले गया, और फिर भी आप उसके पास जा रहे हैं। वो आपको ठीक कर रहा है या बीमार कर रहा है? पैसा ठीक, छाप रहा, पैसा निकल रहा है। ये तो पैसा निकाल रहा है, बीमार कर पैसा रहा है। निकाल रहा है, दिन ब दिन उसे हैवी डोज दे करके और बीमार करते जा रहा, और बीमार करते जा रहा। अब आई प्रकृति की बात। हम अगर प्रकृति के अनुसार जब जीवन जीते हैं और प्रकृति की अगर थोड़ी सी हम बात मानते हैं, तो आप मित्रों का मैं साथ चाहूंगा कि गर्मी के अंदर हम 5 से 7 लीटर पानी पी लेते हैं, लेकिन हमारा यूरिन थ्रू डिस्चार्ज जो है 2 लीटर होता है, या 2.5 लीटर होता है, या 3 लीटर होता है। बाकी का पानी कहां जाता है? रोम छिद्रों से उड़ जाता है। रोम छिद्रों से उड़ जाता है, गर्मी से उड़ जाता है, पसीना होता है, उससे निकल जाता है। यानी कि हमने 5-7 लीटर पानी पिया, 3 लीटर बाहर निकला, 4 लीटर उड़ गया। सही है? सही है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सटीक और अच्छी जानकारी दी महानुभाव ने। अब मैं आ जाता हूं सर्दी में। 2 लीटर में पूरा दिन चला लेता हूं और 4 लीटर डिस्चार्ज करता हूं। मेरे जीवन की कहानी बता रहा हूं मैं, आपकी किसी की नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरे से मिलती जुलती है, ज्यादा फर्क नहीं, आधा लीटर का फर्क होगा। पानी आया कहां से? वातावरण से। ब्लड में से। ब्लड में से आया तो सर्दी के हमारे 3 महीने होते हैं, रोज अगर 2-2 लीटर भी एक्सेस निकलता है तो 90 दिन 60 दिन भी माने तो 120 लीटर तो पानी निकल जाना चाहिए। सर्दी में हम जो सांस लेते हैं ना, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी से पानी अंदर चला जाता है हमारे। अब इस सिद्धांत से मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि जो प्रकृति में हो रहा है वो हमारे शरीर में हो रहा है। इसे कहते हैं यत ब्रह्मांड तत्पिंड, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, पिंडे सा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सा पिंडे। ये कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? जी जी जी। हमारे में से कई मित्र खेती कृषि से जुड़े हुए हैं, और कृषि से जुड़े हुए मित्रों से भी मैं ये चीज कहता हूं कि खेती के अंदर गर्मी के अंदर हमें हर तीसरे या दूसरे या चौथे दिन पानी देना पड़ता है, और सर्दी में हमें 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद पानी देना पड़ता है फसल को। उसी प्रकार हमारे शरीर को भी कम पानी लगता है, धरती को भी कम पानी लगता है, पेड़ पौधों को भी कम पानी लगता है, और गर्मी में हमें भी ज्यादा लगता है, पेड़ पौधों को भी ज्यादा लगता है, और धरती को भी ज्यादा लगता है। क्या ये भी सत्य है? व्यवहार में सत्य समझ आता है, हकीकत में नहीं है। हमने इसके पहले एक हमारे जो मुखतिथि आए थे, उन्होंने कहा ठंड में कम पानी लगता है। क्यों? नहीं, कारण कुछ होगा। अब वो तो उन्होंने कहा कि ठंड में जो है पानी, नहीं, ठंड में पानी ज्यादा लगता है। मैं उल्टा बोला, ठंड में पानी ज्यादा लगता है, गर्मी में कम लगता है, ये उन्होंने कहा है। या हमारी बुद्धि लगानी चाहिए। हम गर्मी में मैं 7 लीटर का पानी लगभग 5 से 7 लीटर मैं खुद पी लेता हूं, और अभी मुझे पता है एक बोतल पूरे दिन तक घूम के आऊंगा तो भी नहीं खत्म होगी। बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। देखिए इसमें जलवायु का प्रभाव है। सर्दियों में जलवायु ठंडी होती है, हमारे शरीर को ठंडक देती है, बाहर से और अंदर से हम ठंडक। और गर्मियों में जो तपन होती है, जो धूप होती है, शरीर सूखता है और हमें पानी की आवश्यकता होती है। जैसा मौसम होता है, जी, वो उन्होंने ये कहा था, जी बताएं। उन्होंने ये बताया था कि आपके ओंठ ठंड में ही सूखते हैं, गर्मी में आपकी त्वचा गीली रहती है,
और ठंड में रूखी रहती है, इसलिए पानी ज्यादा चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। जी ओम। मैंने कई बहनों के देखे हैं जिसके गर्मी में एड़ियां भी फटती है, होठ भी फटते हैं, और कई विपरीत बहनों के ऐसे देखे हैं जिनकी सर्दियों में होठ फटते हैं और सर्दियों में एड़ियां फटती है। जी, जनरली ये सर्दियों में अलग अलग ज्यादा फटते तासीर पर हैं। डिपेंड करता है, जी, सबकी तासीर तासीर पे अलग अलग होती है। होता है, यहाँ आई तासीर की बात, बहुत अच्छी बात है जी। और बहन कोई बोल रहे थे? जी मिथिलेश दीदी। जी, मैं कह रही थी कि जनरली सर्दियों में ज्यादा फटते हैं होठ भी और एड़ी भी। जी, मेरे पास देखिए 3 मौसम है, 3 त्योहार है। मुख्य मौसम 3 है हमारे भारत में, 6 मौसम है वैसे तो, लेकिन मुख्य मौसम 3 है। और त्योहार की अगर बात करें तो आज अनगिनत त्योहार है, लेकिन मुख्य त्योहार 3 है, होली, दिवाली और राखी। सर्दी, गर्मी और बारिश। इन त्योहार से कैसे चिकित्सा होगी मैं अगले सत्र में बताऊंगा, जैसे भी महानुभाव हमारे गुरुजी आज्ञा करेंगे वैसे बताएंगे। अब जो चीज है, अब जिसकी गर्मी में फटती है उसकी हर साल गर्मी में फटती है, जिसकी सर्दी में फटती है उसकी हर साल सर्दी में फटती है, और जिसकी बारिश में फटती है उसकी हर साल बारिश में फटती है। अब आप सभी परिचित हैं, हिंदुस्तान में, भारत में बच्ची का जन्म आज दिन तक नहीं रुका है, चल रहा है। मैं जिस जगह बैठा हूं राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में, मेरे यहाँ पे -2 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है सर्दियों में, -4 डिग्री तक भी जाता है। और ये जैसलमेर साइड में 48 से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर गर्मियों में जाता है। ये भी सत्य है। जी सत्य है। जी सत्य है। मैं इसमें आप सभी का सहयोग चाहूंगा कि -2 डिग्री, -4 डिग्री में भी हमारे यहाँ भारत में जच्चा और बच्चा यानी कि जन्म देने वाली जननी जब बच्चा दे रही होती या जब बच्चा आता बाहर, उस समय उन 15 मिनट के अंदर हम बाहर ठिठुर रहे होते, यहां से पेक, पूरा पेक, कंबल वंबल जर्सी वर्सी कोट वोट डाल के पेक रहते हैं, फिर भी सुस जैसी हवा जाती है, वो भी हमें परेशान करती है। उस समय मैं उन माताओं से कहता हूं जो बच्चे को जन्म देने वाली या जन्म दे चुकी है, उस समय क्या जच्चा और बच्चा हीटर लेकर के साथ में आता है? जी नहीं। क्या उन्हें ठंड लगती है? नहीं। अब हम बाहर पूरा ठिठुर रहे, पूरा बदन पे कर रखा है, फिर भी हमें सुस करके छोटी सी आवाज भी अगर आ रही है तो हमें ठंड महसूस होती है और ठंड से डर लगता है। लेकिन उस समय जच्चा और बच्चा केवल एक लाजवंती साल में होते हैं, कोई हीटर लेकर के नहीं आते हैं, और बच्चे का काम है 15 मिनट के अंदर रोना है, उसे सुसु करना है, उसे पोटी करनी है, जो भी उसकी क्रियाएं हैं, हंसना, रोना, पोटी करनी, सुसु करना, ये करना ही करना है। अगर नहीं करता है तो पूरा सदन परेशान हो जाता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है, इसका कुछ कमी तो नहीं रहेगी। क्या ऐसा लगता है? सही है। जी 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 इसी ऐसे ही प्रकार में अगर इसके विपरीत जाता हूं, 48 डिग्री टेम्परेचर पे, तब भी मुझे यही देखने को मिलता है, ना तो वो बच्चा ऐसी लेकर के आया, ना वो जननी माता ऐसी लेकर के आई, केवल उस समय भी वो लाजवंती शाल में होती है, और वो बच्चा 15 मिनट की क्रिया वैसी की वैसी करता है। जो बच्चा सर्दी में जन्मा, जो सर्दी में कर रहा है, वैसी की वैसी क्रिया वो गर्मी में करता है जो बच्चा गर्मी में जन्मा है। क्या ये भी सत्य है? जी सत्य है। विज्ञान के आज की साइंस के हिसाब से गर्मी में बच्चे पैदा होने पर ऐसी उसको साथ में लाना चाहिए, सर्दी में पैदा हुए बच्चे को हीटर साथ में लाना चाहिए। क्यों नहीं लाता? क्यों जरूरत नहीं पड़ती? प्रकृति उसकी व्यवस्था करती है। प्रकृति उसकी व्यवस्था करती है। इसका मतलब
हमारा बाल बड़ा करने में किसकी भूमिका है? प्रकृति की। प्रकृति की। तो कैल्शियम और प्रोटीन से बड़ा होगा क्या? नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। आप आज की आधुनिक विज्ञान को आप झूठा पटक सकते हैं, मैं नहीं पटक सकता, क्योंकि वो तो पेपर लेकर के आते हैं, मेरे पास तो कोई पेपर ही नहीं है। लेकिन हम यहां बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। हमें दिख रहा है ये चीज का सर्दी में जन्मे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी हीटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही, गर्मी में बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी की जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, हमारे परमपिता परमेश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि वो जिस समय जिस अवस्था में आ रहा है उसे पता नहीं आगे क्या होगा, और उसने जन्म लिया, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने उसमें वो एनर्जी एक्सेस दे रखी है। जब वातावरण में ठंड है तो उसे गर्मी एक्सेस दे रखी है, जब वातावरण में गर्मी है तो उस बच्चे को ठंड एक्सेस दे रखी है। क्या ये भी सत्य साबित होता है? होता है। अगर आप इन चीजों से समझ जाते हैं बुद्धिपूर्वक, मैंने आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शास्त्र लिया है इन चीजों को समझाने में? नहीं लिया। जी नहीं। कठिनाई हो रही है किसी को ये सोचने में, समझने में? नहीं हो रही। बहुत आसान है। अगर इसी प्रकार समय का परिभाषा, समय पर इंसिडेंट होता है, महीने पे इंसिडेंट होता है, हमारी गति में दुविधा होती है, हमारे शरीर में कोई भी असहजता होती है, कब क्या असहजता होती, इसी प्रकार बुद्धिपूर्वक हम निर्णय अगर ले लेते हैं तो ठीक हो सकते हैं। क्या ये जानने के लिए भी आपको पीएचडी करने की जरूरत है? नहीं। यानी कि बुद्धि और विवेक का सहारा लेना। बहुत ही अच्छा कहा दिनेश भाई। बुद्धि, विवेक, तर्क, वितर्क, आज का समय, आज का मौसम। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बीमारी के नाम सारे बता देता हूं और उसकी लिस्ट भी है, उसके निवारण की लिस्ट भी है, लेकिन ये केवल रटा रटाया ज्ञान किसको काम आएगा? हमें काम नहीं आने वाला। क्योंकि मुझे पता है, मुझे गर्मी के अंदर असहजता होती है और फरवरी मार्च के अंदर होती है असहजता, तो ये मैं जानता हूं, ये मेरा डॉक्टर नहीं जानता। जानता है क्या? जी जी। विषय थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है। आप समय इसको की अपनी अगर इसको आदरणीय महोदय जी, आपने कहा लंबा होता जा रहा है, तो हम जब लंबा ज्यादा लंबा है और ये बहुत बड़ा लंबा है तो इसको टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे हम, स्टेज बाय स्टेज करेंगे। वो कैसे करेंगे, कैसे इसका क्या होगा, इसका मार्गदर्शन मैं चाहूंगा आदरणीय पवन कुमार जी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीजीएम सर हैं, और उनके मार्गदर्शन में यह योगाहार कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे साथ में अनेक वैज्ञानिक उपस्थित हैं, आपको सुन रहे हैं, हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, और हमारे देश भर के विभिन्न राज्यों के योग साधक, योग शिक्षक और वैद्य भी सुन रहे हैं, सामाजिक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय पवन कुमार जी को कि वो आए और हम सबको अब दिशा दें कि हमें इस विषय पर कैसे आगे संवाद करना है और कैसे हम इसको बांट सकेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार, ओम प्रणाम सभी को। आज के मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान से भाई, आपने बहुत सुंदर आज आपने जो बातें कही, सब लोग मंत्र मुग्ध होकर के आपकी बात सुन रहे हैं, ऐसा आभास हो रहा है। कैमरे तो ऑन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है प्रश्नों की बातों से और समझ से। तो ये निश्चित रूप से जो बात जो आप सब फोकस होकर के एक तरफ आ रही है बातचीत, वह यह है कि हम प्रकृति युक्त, प्रकृति के से समझते हुए, प्रकृति का सहारा लेते हुए उसके प्रति अपने आप को समर्पित करने की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करें। चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे रहन सहन के क्षेत्र में हो, इन सब चीजों में हमारी जीवन शैली जो है वो प्रकृति युक्त हो। और उसके लिए बहुत सारे टॉपिक का आपने आज खोला है।
ऐसा हो गया कि एक कमरे में पहुंच गए और उसमें कई सारी विंडोज हैं, उसमें कई सारी खिड़कियां हैं, हर एक खिड़की में जाए तो दूसरा कमरा आएगा, उसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं। तो ये अनगिनत रूप से हम प्रकृति के साथ जब इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे दरवाजे खिड़कियां हमें खोलनी पड़ेगी और खोल करके हर एक को समझना पड़ेगा, और उसके आधार पर ही अगर हम अपनी समझ बना लेते हैं, अपना विवेक और बुद्धि का सहारा लेते हुए उसको आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमें आगे अच्छे जीवन जीने के लिए और हमारा प्रकृति के प्रति दायित्व जो है उसको समझने में आसानी होगी, और उसी से हम अपने व्यवहार को इस तरफ आगे परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज का सत्र बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत आनंदित करने वाला, और हम जैसा बताया है, सुझाव आया है कि हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर सारा एक दिन खा लिया तो फिर उसको भी प्रकृति अलाउ नहीं करेगी। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, उसमें गहनता पूर्वक चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, अनुभवों का आदान प्रदान करते हुए, व्यक्ति की जो संरचना है उसकी विविधताएं और उसका प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है, और चाहे वो किसी भी सीजन की बात हो, तो हर एक का अपना जो व्यवहार है उसके साथ अलग है। तो इन सब विशेषताओं को समझते हुए एक एक टॉपिक को अगर हम एक एक दिन में चर्चा करेंगे तो शायद हम इस रास्ते की तरफ बढ़ने में हमें सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। इतना ही मेरा भी यही सुझाव है। और प्रकृति के साथ हम जब बातचीत करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम छोड़ रहे हैं आज के आधुनिक युग में, वो ये है कि अपना हम भौतिक कंजम्पशन कैसे कम करें। अपने जीवन में जीने के लिए जो हमने फालतू की इधर उधर की जो चीजें बढ़ा रखी है, और हम उसको कह देंगे कि हमने अनावश्यक रूप से दिखावे के रूप में कह देंगे, उसको किसी अन्य रूप में हम कोई सामान लाते हैं, वो इतनी सारी इसमें पैकेजिंग होती है। तो ये सब चीजों को कैसे हम कम से कम करें, शायद इस विषय पर भी हमें आगे चिंतन करने की जरूरत है। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम प्रकृति के साथ तभी हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। और इस विचार को जितना ज्यादा हम फैला सकें, उस पर बातचीत कर सकें, लोगों को के साथ इस पर संवाद कर सकें, तभी हम व्यवहार के परिवर्तन में के ऊपर बातचीत करेंगे। क्योंकि अंत में आज आपका लेक्चर सुन लिया, फिर हम जा करके वापस उसी में चले गए, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो जब तक कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, और व्यवहार प्रकृति युक्त व्यवहार, उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमें हमारा जो कर्तव्य है प्रकृति के प्रति, तभी उसमें हम उसको कुछ करने के योग्य अपने आप को कह पाए, नहीं तो फिर उसका कुछ मायने नहीं। तो मैं आज समय काफी हो गया है, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चर्चा हमारी आगे जैसा सदन के सदस्यों की आवश्यकता होगी, उनके विचार होंगे, आगे हम निरंतर आगे चलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम। एक बात और कहना चाहता था महोदय जी, जिस प्रकार हम थोड़ा सा निवेदन था मेरा, रामकृपाल पटेल जी का हैंड रेज है काफी देर से, थोड़ा उनको अवसर दे दीजिएगा। जी धोखे से हो गया है जी, किया नहीं है, वो लग गया होगा हाथ वो। हाँ जी जी जी, मुझे पता था जी महोदय। दांत दर्द का इलाज मिल गया आपका, दांत के दर्द का? हाँ, लगभग समाधान तो हो ही गया है। वो दर्द जब से सुना है, जब से सही भी होने लगा है। तो नहीं तो आप पाता में जो है जी महोदय जी, आप अपने दांत का नंबर भी बताएंगे तो मैं आपको ये कह दूंगा कि आपका प्लीहा गड़बड़ है, आपका लंग्स गड़बड़ है, आपकी किडनी गड़बड़ है, आपकी बड़ी आंत गड़बड़ है, कौन सी क्या ऑर्गन आपके गड़बड़ चल रहे हैं, उसके लिए आपको क्या भोजन लेना है वो भी हम बता देंगे। साथ ही इसी सदन के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि होली हमें क्यों मनानी और कैसे मनानी, हम हमारे शरीर को उससे क्या लाभ है, दीपावली सामने से इस तरफ 5वें नंबर का दांत है, वो 5वें नंबर का दाढ़ ही है, जहां से दाढ़ शुरू होती है। किस साइड नीचे से कितना नंबर है? दाएं तरफ से नीचे का है
5वें नंबर का है। पीछे से कितना नंबर, पीछे से? उस तरफ से 1 2 3 चौथा है। चौथा है। जी, जहां से दाढ़ शुरू होती है वही है। जहां से दाढ़ शुरू हो रही है वही है। मोटा दांत जहां से शुरू होता है वही है, और उसी की जोड़ में दर्द होता है, उसमें 2 दांतों के जोड़ में। जी देखिए, आप ये उल्टा हाथ ले लीजिए। उल्टे हाथ में अगर यहां दर्द हो रहा है, ये पुश कीजिए, ऐसे है ना। तो आपका जन्म श्रावण महीने का हो सकता है। अगर दर्द हो रहा है तो अंदर से पिन चुभेगा ना। म्यूट है आप। अनम्यूट करेंगे तो जी। फरवरी का बताया है, फरवरी क्या बताती है माता जी? फरवरी फरवरी पौष और माघ महीने का है, तो आपका फाल्गुन महीने का है, या हम हिंदी महीने से चलते हैं। कार्टून नहीं है जो 25 तारीख को हम क्रिसमस मनाएंगे। हम तो जिंदा इंसान है। हम लोग नहीं मनाएंगे, कोई नहीं मनाएगा। अपनी बार नहीं मनाएगी क्रिसमस में। अपनी बार जो करनी बनना है, देखना आप, जाग गया भारत। अशोक भाई साहब, मैं आपसे एक और विनती चाहता हूं भाई साहब। जी जी। हाँ, आप अभी मैं पीछे सदन में जुड़ा था। जैविक आप शादी करवा रहे हैं, ब्याह रचा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा आपका कार्यक्रम होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि ये एक हेल्थ का जो इन्वॉल्व है ना, आप अपने सभी बारातियों को और सभी क्या कहते हैं आपके इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक तो वर पक्ष और एक बाराती और घराती। हाँ, बाराती और घराती। तो इन दोनों पक्ष को आप एक ये हेल्थ का जो है ना कार्ड इश्यू करा दे। हम यथा प्रयास पूरी कोशिश करेंगे, और मुझे जो 10 लाख सदस्य तक पहुंचना है आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, उसमें एक नींव पड़ जाएगी, और एक जैविक व्याव की नींव पड़ जाएगी, जिसमें उस कार्ड में ये होगा कि भाई आपको हेल्थ का जो है ये कार्ड मिल रहा है। आपको 30 जनवरी बता दी है, युगाहार कार्यक्रम का आयोजक है, तो आप उसके सदस्य हैं, आप उसके नींव के पत्थर हैं। आप योजना बनाइए, रोज आप युगाहार में जुड़ते हुए हैं, और आप करिए जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ इस कार्यक्रम का, ऐसे आदरणीय पवन जी हैं। हम सब बिल्कुल इस कार्यक्रम के ऐसे ही हैं जैसे आप हैं। तो अपन लोग चर्चा करिए, और जो भी करना है करिए, बढ़िया। आगे चर्चा में हमारा ये रहेगा 30 त्योहार कैसे मनाना। हमें सुबह की दिनचर्या, जैसे सुबह हमारे दादाजी कहते थे ना, सुबह जल्दी उठना है बेटा। लेकिन मैं कॉलेज जाता था ना, तब मुझे पता था ना मैं जल्दी क्यों उठूं, मुझे तो 11 बजे कॉलेज जाना। कल का विषय तय कर लीजिए। कल का विषय तय कर लीजिए। आज 8:31 हो गया है, अपन 30 तक इस क्लास को रखते हैं। कल क्या विषय पे आप चर्चा मार्गदर्शन देंगे? टुकड़ों में अपन को एक विषय पे, ताकि हमारे सवाल आएंगे और सवाल के हम जवाब लगभग ये मानिए कि आधा घंटे अपने सवाल और जवाब में लग जाएगा। 8 बजे तक 7 बजे से 8 बजे तक आपका मार्गदर्शन रहे, या 7:30 तक रहे, और फिर 1 घंटे में सवाल और जवाब और रोग अनुसार उसका उपचार। ऐसा जो भी आप करेंगे, तो कल एक विषय अपन तय कर लेते हैं। तो अभी आप बता देना कॉल करके बने सिंह जी को कि कल विषय, या अभी बता सकते हैं कल क्या रहेगा, और एक एक विषय पर चर्चा करिए। आपके पास सागर है, और जो चर्चा आज हुई है, आज पूरा अपन ने बताया है, लेकिन अब हमें एक विषय पर चलना है, एक एक विषय पर, ताकि सदन को और इस समाज को दिशा मिल सके। समाधान क्या है, समस्या क्या है, उसकी पहचान और उसका समाधान हो सके, ऐसा हमारा निवेदन है। और आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब का जो रह गया है अधूरा, कि उसके दांत का वो उपाय बता करके और हम समापन करते हैं जी। है महोदय जी, आपका जो दांत का समस्या था, रामकृपाल जी। बोलिए बाबूजी, पटेल साहब बोलिए। आपने बोल दिया जी, है वो। चलिए आप समाधान बता दीजिए, वो सुन रहे हैं। ठीक है, समाधान का ऐसा है कि अगर उनका पौष महीने का जन्म है तो यहाँ आएगा, ये दबाना पुश करना पड़ेगा। जैसे ही 4 बार 5 बार पुश करेंगे तो उनका दर्द उसी
2 सेकंड 5 सेकंड में चला जाएगा। बहुत सुंदर जी। और अगर देख लिया है कोई और समस्या आती है उसके बाद में क्या खाना है, उनको अपने भोजन में क्या परिवर्तन करना है वो बता देंगे। और आप सभी के साथ पास में मेरे शायद नंबर होंगे या नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ देने की। इस पे आप टेलीग्राम करके या व्हाट्सएप करके 9205726507 ये नंबर है। स्क्रीन पे घुइयां मठा भटा का सेवन करना कि नहीं करना है ये बता दीजिए उनको। वो बहुत खाते हैं घुइयां मठा भटा। सर मोबाइल नंबर एक मिनट हो जाए, मोबाइल नंबर हो जाने दीजिए 9205 726507। बानवे 0572 मैसेज में है, मैसेज में देख लीजिए। 6507। हम ये कार्यक्रम लगभग समापन की ओर है और सभी ने सुना है और आदरणीय हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय कल रहेंगे और अलग अलग विषय पे हम चर्चा करेंगे और